हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू सीरीज़ को। इससे पहले वाले लेक्चर तक हम लोगों ने इससे रिलेटेड अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूरा थ्योरी पोर्शन को कवर किया है। तो आज जस्ट हमें क्या करना है, एमसीक्यू टेस्ट करना है कि वहाँ पे जो पढ़े हो, है ना, थ्योरी पोर्शन में जितना भी पढ़े हो अमेंडमेंट से रिलेटेड, वो यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसको हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्लियर? ये जो पूरा क्वेश्चन बनाए गए हैं ये केवल मतलब जिस तरीके से सीएपीएफ में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम उसी लेवल का क्वेश्चन बना हुआ है। क्लियर है क्या? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसमें पहला बोला गया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसीजर। The procedure for amending the constitution is laid down in Article 368. The President can refuse to give assent to constitutional amendment bill. तो क्या करोगे, एक बार वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में ट्राई करो कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्लियर है? एक बार अपने लेवल में ट्राई करो इसको, फिर बाकी हम तो सॉल्व करेंगे ही। ऑप्शन तक पहुंचना है, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट बोला है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसीजर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस भी होना पड़ते हैं और इतना इजी भी नहीं है कि कुछ भी आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमाने तरीके से कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दो। और इतना भी ज़्यादा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी नहीं है कि चाह के भी कुछ चीज़ उसमें अमेंड ना कर पाओ। ठीक है, तो ये दोनों का सिंथेसिस है। रिजिड भी देखने को मिलता है प्लस फ्लेक्सिबल भी देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड डाउन इन आर्टिकल 368। सही है क्या? बिल्कुल सही है। ये भी आर्टिकल 368 के थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग अमेंड कर सकते हैं। अगला थर्ड स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सही है क्या? गलत है। जो यहाँ पे प्रोसीजर लिखा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसको कंपलसरी है कि उसमें एसेंट देना ही देना है। ठीक है, न तो वो अपने पास रख सकते हैं, न तो विथहोल्ड कर सकते हैं, या फिर न तो एक टाइम फ्रेम के लिए बाउंड कर सकते हैं उसको, और न ही रिटर्न कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। ठीक है, तो उसको एसेंट देना यहाँ पे कंपलसरी होता है। मतलब 1 और 2 यहाँ पे आंसर सही है, बाकी सब रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन जो 1 और 2 है ये सही है। समझ आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा यहाँ पे अमेंडमेंट हम लोग नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में? पहला स्टेटमेंट है कि अमेंडमेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, और थर्ड है अमेंडमेंट बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और जो डी ऑप्शन बोला गया है अमेंडमेंट बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट विथ रेटिफिकेशन बाय स्टेट। बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती ये चीज़ बोले गए हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। अमेंडमेंट बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कि इतना पढ़े कि जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे हाफ ऑफ स्टेट, जो हाफ स्टेट है उसका अपने को रेटिफिकेशन चाहिए। उसमें सिर्फ मेजोरिटी का बात नहीं किया, सिंपल मेजोरिटी चाहिए और हाफ ऑफ स्टेट का चाहिए, है ना। तो और हम लोगों ने 3 ही तो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर पढ़े हैं। एक तो सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेटिफिकेशन होना चाहिए स्टेट का। बस 3 ही अपने हम लोग यहाँ कवर किए हैं। और ये जो चौथा लिखा हुआ है अमेंडमेंट बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत है। ऐसा कहीं पे भी प्रोसीजर नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो नॉट पूछा गया है, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखो। थर्ड क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ऑल अमेंडमेंट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अब बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पहला बोला गया है कि सम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही है ना, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड भी बताया गया है और इजी भी बताया गया है। जहाँ पे रिजिड बोलते हैं इसका मतलब वहाँ पे मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी मतलब यहाँ पे
स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है, और जहाँ पे हम लोग इजी बताते हैं, इजी मतलब वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि जो मोस्टली जो प्रोविज़न है जिसे हम लोग अमेंड करते हैं वो स्पेशल प्रोविज़न से अमेंड होता है, लेकिन कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जिसे हम लोग सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं, याद रखोगे। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल अमेंडमेंट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ये ऑप्शन गलत है ना। जहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया तो वहाँ पे हाफ ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। हर अमेंडमेंट में स्टेट का रेटिफिकेशन यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है और नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न है। तो इसमें से जो ए ऑप्शन है बस ये सही हो गया, बाकी रॉन्ग है। समझ आया? चलो अगला देखो नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाई अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमपीज, फंडामेंटल राइट्स, कोरम इन पार्लियामेंट। कौन सा यहाँ पे सही होगा ये बताना है कि सिंपल मेजोरिटी से किसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी देखो, पहला बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, सही है क्या? बिल्कुल सही है। न्यू स्टेट बनाना है या फिर बाउंड्रीज अल्टर करना है, नेम चेंज करना है, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, ठीक है। सेकेंड बोला है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एमपी, इसको भी हम लोग सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंड करते हैं, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट, पहली बात तो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते, और अमेंड कर रहे हो तो वहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए, और फंडामेंटल राइट को अमेंड करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। फिर कोरम इन पार्लियामेंट, ये भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंड कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो 3 हैं ये गलत हो जाएगा, मतलब डी, सी और ए रॉन्ग हो गया। जो बी ऑप्शन है 1 to 4 यहाँ पे ये राइट है। क्लियर है क्या? चलो अगला देखो अब। फिफ्थ क्वेश्चन, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विच केसेस? हालांकि अगला जो लेक्चर आएगा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें भी कवर होगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है तो एक बार कवर कर लेते हैं। कौन से जजमेंट से लाए गए थे इसको? केशवानंद भारती केस जो है 1973, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। क्या बोला इसमें? इट लिमिट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन गोलकनाथ केस। इट इंक्लूड प्रिंसिपल सच एज अ डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड जुडिशियल रिव्यू। एक चीज़ देखो, अगर इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को क्या करो, होल्ड करो। जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब अगला पार्ट को, तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो वहाँ पे और ज़्यादा इजीली अच्छे से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी क्योंकि अभी हम लोग अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करते हैं। जिस चैप्टर पढ़ेंगे उसी चैप्टर का क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ट होगा। 7th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? कौन सा अमेंडमेंट है? पहला है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, फिर 101st अमेंडमेंट, फिर 69 अमेंडमेंट, फिर एक है 73rd अमेंडमेंट। इसमें कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसमें से हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का रिक्वायरमेंट होता है? 7 का बताओ। तो पहला बोला है 42nd अमेंडमेंट 1976, यहाँ पे कोई स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन 101st अमेंडमेंट जो जीएसटी से रिलेटेड है, अब जीएसटी बनाओगे तो पूरा स्टेट में भी अप्लाई होगा, सेंट्रल बनाएंगे जीएसटी तो स्टेट में भी अप्लाई होगा। स्टेट चाहे तो अपने से जीएसटी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि सपोज करो स्टेट में अलग जीएसटी चल रहा है, सेंट्रल में अलग जीएसटी चल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। क्योंकि ये कंसिडर करो कि अपने पास 28 स्टेट हैं, एक स्टेट में जा रहे हो तो जीएसटी अलग दे रहे हो, दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ का जो जीएसटी का प्रोविज़न है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये मिसमैच ना हो इसके लिए क्या है, हाफ ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। लेकिन जो रूल्स बनेगा वो पार्लियामेंट में बनने वाला है, मतलब जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट है, ठीक है। प्लस जो 69 अमेंडमेंट एक्ट जो दिल्ली स्पेशल स्टेटस है, इसमें क्यों चाहिए अलग अदर स्टेट का, है ना, अदर स्टेट का रेटिफिकेशन? क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जो कि डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन एट प्रेजेंट यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोले गए हैं कि हाफ ऑफ स्टेट का लेजिस्लेचर चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली अपने आप में एक यूटी है ना, एक उसमें अपने
सीएम है, गवर्नर है, तो दूसरे अदर स्टेट इसमें क्यों इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। फिर जो 73rd है इसमें चाहिए होता है हाफ ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन। इसका मतलब जो 2 और 4 जो बी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। समझ आया क्या? चलो अगला देखो, नेक्स्ट 8 क्वेश्चन और इसको सॉल्व करो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिक्वायर बोथ अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड स्टेट रेटिफिकेशन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जिसमें से स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए पार्लियामेंट में प्लस स्टेट रेटिफिकेशन भी चाहिए? जैसे कि अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट पहला ऑप्शन है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, फिर सी जो बोला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, फिर डी ऑप्शन है चेंजेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे खुद देख लो यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेंट्रल और स्टेट, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कंपलसरी कि स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि एट द एंड अगर देखोगे तो पावर किसके बीच शेयर हो रहा है, स्टेट के बीच ही तो शेयर हो रहा है, सेंट्रल के बीच ही तो शेयर हो रहा है, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट में जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट हो गया, चेंजेस इन ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया, या फिर अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है, स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कन्वीन इन केस ऑफ डेडलॉक ओवर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। द राज्यसभा हैज़ अ मोर पावर देन लोकसभा इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। द प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज टू साइन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई अ टाइम लिमिट फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू रेटिफाई अ अमेंडमेंट। एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल में समझें। पहला स्टेटमेंट बोला है कि अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कन्वीन इन केस ऑफ डेडलॉक ओवर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ये जो है बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं लिखा हुआ है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में बिल जो है अमेंडमेंट जो ड्राफ्ट के लिए आए हैं वो अगर डेड हो जाता है, डेडलॉक की स्थिति में आ जाता है, तो वहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हो, ज्वाइंट सिटिंग कन्वीन कर सकते हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ठीक है। फिर राज्यसभा हैज़ अ मोर पावर देन लोकसभा, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि जो अमेंडमेंट बिल है या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो दोनों को इक्वल पावर है, ठीक है, अमेंडिंग पावर में। फिर सी ऑप्शन बोला है कि द प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज टू साइन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, गलत है ये भी। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आता है तो प्रेसिडेंट को कंपलसरी है उसको साइन करना है, प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे ही करेंगे, ना तो उसको रिटर्न कर सकते हैं प्रेसिडेंट, नहीं उसको विथहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो लास्ट डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है कि स्टेट के लिए कोई टाइम लिमिट बाउंड नहीं किए गए हैं। अगर पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी के साथ जो हाफ ऑफ स्टेट बोलते हैं, अगर स्टेट में रेटिफिकेशन के लिए देते हैं तो स्टेट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस टाइम तक इसको रेटिफाई करना है अमेंडमेंट को, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ये तो फैक्ट्स क्वेश्चन है, इसका आंसर 42 हो जाएगा, ठीक है। सबको पता है कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोलते हैं वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 को बोलते हैं, क्योंकि जितना भी मेजर अमेंडमेंट हुआ है वो इसी के थ्रू हुआ है, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीट किए, इंसर्ट किए हैं वो सब इसी अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, इसीलिए। समझ आ गया क्या? तो इस तरीके से बताना कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हो। क्लियर है? जिस टाइप से क्वेश्चन CAPF में पूछे जाते हैं, है ना, उसी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। फैक्ट्स भी क्वेश्चन आते हैं तो फैक्ट्स भी इंक्लूड हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं तो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इंक्लूड है। क्लियर है क्या? कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।